बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज की क्लास में हम क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं चेंज इन एस्टीमेट पर। और सबसे आसान जो चेंज इन एस्टीमेट है वो एसेट की यूज़फुल लाइफ का है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की अगर यूज़फुल लाइफ में चेंज आएगा तो उस चेंज को आप कैसे कंसीडर करेंगे या उसकी आप कैसे एडजस्टमेंट पास करेंगे या उस चेंज को कैसे कंसीडर किया जाएगा। तो चेंज को अप्लाई करना होता है कैसे, प्रोस्पेक्टिवली, यानी कि अगर किसी भी एसेट की यूज़फुल लाइफ में अगर चेंज आता है तो सिंपल फार्मूला ये है कि जो भी उसका कैरिंग अमाउंट है उसको डिवाइड कर दिया जाए किससे, रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ से। अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू ना हो या अगर कोई रेजिडुअल वैल्यू हो तो कैरिंग अमाउंट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूज़फुल लाइफ। तो स्ट्रेट लाइन के तहत क्या मिल जाएगी आपको, रिमेनिंग डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से आप रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से एसेट को डेप्रिशिएट कर सकते हैं। हाँ, ख्याल ये रखना है आपको कि अगर मेथड कौन सा हो, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉलो कर रहे हैं तो फिर करना क्या है आप लोगों ने, आपने करना ये होता है कि आप फिर जिस डेट पर यूज़फुल लाइफ रिवाइज होती है उस डेट पर आप क्या करते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के तहत जो रेट होता है उस रेट को आप रिवाइज कर लेते हैं। तो जो फार्मूला है आरबीएम का रेट कैलकुलेट करने का, उसमें आप कॉस्ट की जगह कैरिंग अमाउंट रख दें, स्क्रैप वैल्यू रख दें और 1/n जो आप पावर लगाते हैं उसमें जो लाइफ होती है उसको आप रिमेनिंग लाइफ के तौर पर रख दें और 1 में से आंसर माइनस कर दें। फार्मूला है S/C, ठीक है, होल पावर 1/n, 1 माइनस जो आपका ब्रैकेट है इसको अगर आप 1 में से माइनस करेंगे तो आपको रेट मिल जाता है। तो रिवाइज रेट कैलकुलेट कर लें। इस तरह सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड में भी रिवाइज रेट कैलकुलेट हो जाएगा, यानी रिवाइज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का सम निकाल लें आप। इस तरह प्रोडक्शन आर मेथड में भी क्या होगा, पर आर रेट क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। इस तरह यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड में भी क्या होगा, पर यूनिट जो डेप्शन चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो ये तमाम बातें आपके सामने और ये पहले आपकी प्रैक्टिस की गई बस। तो अब इसमें जो है वो इस चेंज इन एस्टीमेट को अकाउंट करने के दो तरीके हैं। उसमें से पहला तरीका कहलाता है रीएलोकेशन मेथड। रीएलोकेशन मेथड हम क्या करते हैं, हम ये नहीं सोचते कि अगर हम एसेट को शुरू से ही जो उसकी आज रिवाइज लाइफ है उस पर डेप्रिशिएट करते तो हमारे पास पर ईयर डेप्रिसिएशन क्या होती है, हम ये सोचते ही नहीं है कि अगर ये एस्टीमेट जो आज चेंज हुआ ये फर्स्ट डेट पर हमारे पास क्या होता, पहले दिन हमारे पास क्या होता, फर्स्ट डे हमारे पास क्या होता, अवेलेबल होता, तो पर ईयर डेप्रिसिएशन क्या चार्ज हो रही होती। मतलब माजी का सोचना ही नहीं है, माजी में जाना ही नहीं है। मतलब आज जो कैरिंग अमाउंट है उसको रीएलोकेट कर दो उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर, बस इसको क्या कहेंगे हम, रीएलोकेशन मेथड। मतलब माजी के बारे में सोचो ही मत कि माजी में क्या होता अगर ये हमारे पास यूजफुल लाइफ, फॉर एग्जांपल जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं इस क्वेश्चन में यूजफुल लाइफ रिवाइज हुई है 5 साल से कितनी हो गई है, 4 साल। अच्छा, टोटल लाइफ थी 5 साल और 2 साल आप एसेट को डेप्रिशिएट कर चुके हैं तो रिमेनिंग लाइफ 3 साल बनती है, लेकिन अब रिमेनिंग लाइफ कितनी रह गई, 2 साल। तो टोटल लाइफ कितनी हो गई, 4 साल। ये क्वेश्चन में मौजूद है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। तो मतलब क्या हुआ कि ये सोचना ही नहीं है अगर हम शुरू से एसेट को 4 साल पे डेप्रिशिएट करते तो हमारे पास पर ईयर डेप्रिसिएशन क्या होती पिछले 2 सालों में, ये सोचना ही नहीं है। माजी को मत सोचें, मतलब सिंपल जो कैरिंग अमाउंट है उसको रीएलोकेट करते हैं उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पर, दैट्स ऑल। इसको आप क्या कहेंगे, रीएलोकेशन मेथड। अब क्वेश्चन आपके सामने है कि मशीन की कॉस्ट दी हुई है 5 लाख रुपए, 2 साल की उस पर चार्ज की हुई है डेप्रीसिएशन जो कितनी बन रही है, 2 लाख रुपए। 5 लाख को डिवाइड बाय 5 किया, पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गई 1 लाख रुपए और 2 साल की डेप्रिसिएशन हो जाएगी 2 लाख रुपए और कैरिंग अमाउंट आपके पास 2 साल के एंड पर और तीसरे साल के स्टार्ट पे कितना है, 3 लाख रुपए। और जब तीसरे साल शुरू हो रहा है तो तीसरे साल के स्टार्ट पर आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ का एस्टीमेट रिवाइज हो गया है 3 साल से 2 साल, यानी टोटल लाइफ का एस्टीमेट रिवाइज हुआ है कितने से, 5 साल से 4 साल। तो इस एस्टीमेट को आपने वर्कआउट करना है। तो एक रिक्वायरमेंट ये है कि एक शेड्यूल बना के बताएं कि इस एस्टीमेट से हमें क्या फ़र्क पड़ता है। इस शेड्यूल की मतलब वैसे तो कोई अकाउंटिंग में मतलब कोई अकाउंटिंग नोट नहीं है, ये सिर्फ एक तरह की वर्किंग है चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन ये शेड्यूल आपको हेल्प करेगा नोट्स टू द अकाउंट बनाने के लिए, जो कि आपको चेंज इन एस्टीमेट का नोट देना होगा। और IAS 8 का नोट नहीं आया एग्ज़ाम में तो आप IAS 8 के नोट की तैयारी करें, मे बी एग्ज़ाम में आपको IAS 8 का नोट देखने को मिल सकता है। वैसे भी ओवरऑल जो भी है तमाम चीज़ें हैं उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। बहरहाल तो ये आपके सामने है यहाँ पर। तो अब हमने करना क्या है जनाब, न्यू एस्टीमेट हम अप्लाई कर रहे हैं कौन से मेथड के तहत, री
एलोकेशन मेथड के, तो हमने सोचना ही नहीं है कब पिछले 2 सालों में कि एस्टीमेट अगर पिछले 2 साल में अप्लाई होता तो हमारे रिजल्ट्स क्या होते हैं, मतलब इसको तो आप ब्लैंक छोड़ दें ऐसे। हाँ, पिछले 2 सालों में हम क्या करके आ चुके हैं उसके बारे में सोचें। तो पिछले 2 साल में हम कितनी कॉस्ट कैपिटलाइज करके आ चुके थे, 5 लाख। उस 5 लाख पर हम पिछले 2 साल में कितनी डेप्शन चार्ज करके आ चुके थे, 2 लाख। और आपकी WDV कितनी थी एसेट की, 3 लाख। और अब आप क्या करें, बस इस पॉइंट से इस एस्टीमेट के चेंज को अप्लाई करें, मतलब इस 3 लाख से इंप्लीमेंट करें। तो सिंपल, अगर आप ओरिजिनल एस्टीमेट या ओल्ड एस्टीमेट को ही फॉलो करते तो रिमेनिंग लाइफ कितनी थी, 3 साल। 3 लाख को डिवाइड बाय 3 कर दें तो पर ईयर डेप्शन क्या आती, 1 लाख आती। और अगर रिमेनिंग लाइफ को आप रीएलोकेट करते हैं किस पर, रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ पर, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बनती है, 2 साल। 3 लाख डिवाइडेड बाय 2 साल, आंसर क्या बनेगा, 1.5 लाख। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर 3 लाख में से क्या हो गया, 1.5 लाख माइनस हुआ। अभी तक तो एस्टीमेट तब्दील होने से पहले डिफरेंस क्या था, 0 था। अब डिफरेंस अराइज होगा, जवाब दें क्या अराइज हुआ, 1.5 लाख माइनस का है, माइनस का 1 लाख, तो डिफरेंस क्या होगा, माइनस का 50,000। मतलब आप अपने प्रॉफिट्स पर 50,000 से ज़्यादा डेप्रीसिएशन का कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं। यानी आपका प्रॉफिट 50,000 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ये इफेक्ट प्रॉफिट्स पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। पहले आप पर ईयर डेप्शन चार्ज करते कितनी, 1 लाख रुपए, अब आप चार्ज कर रहे हैं कितनी, 1.5 लाख रुपए। तो आपका डेप्शन जो है वो पर ईयर से क्या हो गया, 50,000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, उसके बाद ऑब्वियसली रिवाइज एस्टीमेट अप्लाई होना है अगले साल भी, तो आप अगले साल कितनी डेप्शन चार्ज कर रहे हैं, 1.5 लाख। लेकिन अगर एस्टीमेट रिवाइज ना होता तो कितनी डेप्शन चार्ज करते, 1 लाख। तो इफेक्ट कितने का आ गया, 50,000 का आ गया। यानी ईयर 2 में या ईयर 2014 में भी आप 50,000 से ज़्यादा डेप्शन चार्ज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है, एस्टीमेट का रिवाइज हो जाना। अच्छा, उसके बाद अब आप सोचेंगे जनाब कि अगर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आप 2 साल मान लेते हैं तो फिर 2015 में न्यू एस्टीमेट के हिसाब से कोई डेप्शन चार्ज नहीं होनी। लेकिन अगर आप ओल्ड एस्टीमेट ही फॉलो करते तो क्या होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 लाख की क्या होती, डेप्शन होती। तो 0 माइनस का 100,000 प्लस का 100,000, यानी ये डेप्शन होती अगर एस्टीमेट रिवाइज ना होता। ये डेप्रिसिएशन नहीं है क्योंकि एस्टीमेट रिवाइज हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 50,000 जो आपने एस्टीमेट रिवाइज होने की वजह से ज़्यादा चार्ज कर दिए हैं 2013 एंड 14 में, असल में वो एक्सपेंस बन के चार्ज होते किस में, 2015 में, अगर एस्टीमेट रिवाइज ना होता। तो इसका मतलब अब वो 2015 में चार्ज नहीं हो रहे, तो इसका मतलब 2015 का प्रॉफिट जो है वो 1 लाख से क्या है, ज़्यादा है। यानी इफेक्ट क्या हो गया, कंपनसेट हो गया। मतलब इफेक्ट इज 0, कैरिंग अमाउंट इज 0, इफेक्ट इज 0। मतलब देखो ना, आप ये सोचो ना कि 3 लाख रुपए कैरिंग अमाउंट को आप 2 साल में डेप्रिशिएट करो या 3 साल में, एक्सपेंस तो क्या बनना है, 3 लाख ही बनना है ना। तो इसका मतलब अगर आपने तीसरे साल की डेप्शन का हिस्सा 50 और 50 बढ़ा के चार्ज कर दिया पहले और दूसरे साल में, मतलब 13 एंड 14 में, तो फिर वो हिस्सा कहाँ मौजूद नहीं है, 15 में मौजूद नहीं है। तो 15 का प्रॉफिट क्या है, ज़्यादा है। इफेक्ट इज व्हाट, कंपनसेटेड, इफेक्ट कंपनसेट हो गया। तो लॉन्ग रन में देखो, मतलब 3 साल मिला के देखो, तो 3 साल में आपको 3 साल के प्रॉफिट्स क्या दिखेंगे, आपको बराबर दिखेंगे। क्यों कि अगर पहले 2 साल के प्रॉफिट कम हुए हैं एक्सपेंस ज़्यादा चार्ज होने से, तो तीसरे साल का प्रॉफिट बढ़ गया है एक्सपेंस कम चार्ज होने से। मतलब अगर इसका लॉन्ग रन इफेक्ट देखा जाए,
3 साल के प्रॉफिट्स मिला के लिए जाएं तो 3 साल के प्रॉफिट्स में इस एस्टीमेट के चेंज होने से कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। तो ये आपकी हमने कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली। अब रिक्वायरमेंट क्या है क्वेश्चन की? रिक्वायरमेंट नंबर 1 क्या है? कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट यूजिंग द रीएलोकेशन मेथड। आपके सामने कर दिया, यही एस्टीमेट का क्या था? इफेक्ट ऑफ चेंज था। अच्छा, उसके बाद रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर बी क्या है? प्रोवाइड नेसेसरी जर्नल्स अज्यूमिंग दैट नो डेप्रीसिएशन हैड येट बीन प्रोसेस फॉर 2013। मान लीजिए कि 2013 की कोई डेप्शन चार्ज नहीं हुई और आप अभी ईयर एंड पर डायरेक्ट डेप्शन चार्ज करना चाह रहे हैं 2013 की, तो बताइए आप जो डेप्शन चार्ज करेंगे वो रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से चार्ज करेंगे या ओल्ड एस्टीमेट के हिसाब से करेंगे? रिवाइज एस्टीमेट के हिसाब से करेंगे ना। कितनी डायरेक्ट कितनी चार्ज करें? 1.5 लाख रुपए। एंट्री क्या बनी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 150,000 से। और इसकी अगर आपको शॉर्ट वर्किंग करनी हो तो सिंपल रीएलोकेशन मेथड एक ब्रैकेट में अप्लाई हो जाएगा, 3 लाख डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। और उसके बाद पॉइंट नंबर सी कहता है प्रोवाइड द नेसेसरी जर्नल्स अज्यूमिंग दैट डेप्रीसिएशन जर्नल हैड ऑलरेडी बीन प्रोसेस फॉर 2013 बिफोर चेंज इन एस्टीमेट। मतलब 2013 की आप डेप्शन की एंट्री बना चुके हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन अब आप चेंज इन एस्टीमेट को कंसीडर करना चाहते हैं। यानी मतलब आप ओल्ड एस्टीमेट के हिसाब से ऑलरेडी 2013 की एंट्री बना चुके हैं, लेकिन एंट्री ये बना चुके हैं और बननी, तो एंट्री अगर आप लाख से बना चुके हैं और बननी 1.5 लाख से चाहिए, तब क्या करें? 50,000 से। यानी इस डिफरेंस से क्या कर दें? मजीद एक्सपेंस का कर दें, चार्ज कर दें। तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 50,000 से। तो जनाब ये आपके सामने हमने रीएलोकेशन मेथड के तहत क्या किया? तमाम एंट्रीज बना दी। अब एग्जामिनेशन में इसका नोट मतलब यानी स्टेक होल्डर को इन्फॉर्मेशन देना कि भाई इस एस्टीमेट के चेंज होने से हमारे रिजल्ट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है ना, स्टेक होल्डर जानता है कि वक्त से पहले अगर एसेट डेप्रिशिएट हो गया तो जो प्रॉफिट्स हैं करंट ईयर के या आने वाले ईयर के वो जल्दी क्या हो जाएंगे, मतलब वो उनमें कमी आएगी। लेकिन ऑब्वियसली उसको तसल्ली भी देनी है कि अगर आज प्रॉफिट कम हो रहा है तो कल प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो इफेक्ट तो क्या होना है? कंपनसेट होना है। लॉन्ग रन में इसका इफेक्ट क्या है? 0। ठीक है। तो अब ये आपके सामने क्या है? कंपनी नेम आएगा, नोट्स टू द अकाउंट आएगा फॉर द ईयर एंडेड 2013 हमारा करंट रिपोर्टिंग पीरियड है। कंपैरेटिव क्या बनेगा इसका? 2012 लिखा हुआ क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इस साल का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसकी खास बात है। उसमें खास बात क्या है जो पिछले साल नहीं थी? इस साल के प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ज़्यादा डेप्रिसिएशन क्या हुई है? चार्ज हुई है। और वो ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होने की वजह क्या है? चेंज इन एस्टीमेट ऑफ यूजफुल लाइफ। नाउ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज स्टेटेड आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू अकाउंट। यानी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो इस दफ़ा का, उसमें खास बात ये कि उसमें कुछ इजाफी चीज़ें कंसीडर की गई हैं। तो वो इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इम्पैक्ट किस पर आया है? डेप्रिसिएशन पर आया है। अच्छा जी। तो 2012 में हमारा ओरिजिनल एस्टीमेट क्या था? 1 लाख रुपए। तो कोई न्यू एस्टीमेट नहीं था, ठीक है ना। अच्छा जी, 2013 में हमारा ओरिजिनल एस्टीमेट कितना है? 1 लाख का। न्यू एस्टीमेट कितना है? 1.5 लाख। तो डिफरेंस क्या आ रहा है? ठीक है जी। यानी कि अगर मैं इसको भी लिखूं आपके सामने इस तरीके से, नेगेटिव का ये डेप्रिसिएशन है और इसको भी नेगेटिव लिखूं तो -100 माइनस का 150, मतलब क्या हो रहा है? अगर एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव से सोचूं, प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से ना सोचूं, एक्सपेंस के लिहाज से सोचूं तो मतलब क्या हुआ? मेरा एक्सपेंस बढ़ा कितने से? 50,000 से। और अगर प्रॉफिट के लिहाज से सोचूं तो क्या होगा? प्रॉफिट डिक्रीज हुआ कितने से? 50,000 से। किसी भी तरह आप सोच सकते हैं। ब्रैकेट लगाने से अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो ब्रैकेट हटा दें, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। लेकिन ये ज़रूर सोचें कि आप एक्सपेंस के पर्सपेक्टिव सोच रहे हैं या प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से। बहरहाल अब यहाँ पर हम प्रॉफिट के पर्सपेक्टिव से बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 December 2013 द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन वॉज रिड्यूस फ्रॉम 5 to 4 years। देखो टोटल लाइफ में मैंने बात की हुई है, हालांकि क्वेश्चन ने रिमेनिंग लाइफ की बात की, लेकिन हम कहते हैं रिमेनिंग लाइफ का चेंज ऑब्वियसली टोटल लाइफ को भी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है।
द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑन प्रॉफिट इज एज फॉलोज। तो क्या हुआ, करंट ईयर के प्रॉफिट्स क्या हो गए, 50,000 से डिक्रीज हो गए। तो हम बोलेंगे डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट 50,000। लेकिन ये 50,000 कंपनसेट कौन है, ये 50,000 जो आज ज्यादा डेप्रिशिएट हुए हैं ना, ये फ्यूचर की डेप्रिशिएशन थी ना बेटा। तो इट मींस ये अगर आज आ गया तो ये फ्यूचर में नहीं है। तो मतलब क्या हो गया, ये 50 इस फ्यूचर का पार्ट है। तो मतलब क्या हुआ, इस 50 के आज ज्यादा चार्ज होने से फ्यूचर में 50 क्या होंगे, कम चार्ज होंगे। मतलब फ्यूचर का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। आप बेहतर है, मैंने इसमें नेगेटिव लिख दिया है, लेकिन फिर भी आप बेहतर है आप लिखें यहाँ पे डिक्रीज इन, एक लफ्ज इसमें ऐड कर दें, डिक्रीज इन करंट ईयर्स प्रॉफिट और इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट। डिक्रीज इन करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड इंक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट। जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपका इफेक्ट क्या दिखेगा, यहाँ पर जीरो दिखेगा कि ऑब्वियसली ये इफेक्ट क्या हो रहा है, कंपनसेट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉन्ग रन इफेक्ट इसका क्या है, जीरो है।